नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस की नई पहल टारगेट पीसीएस करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में। जो भी विद्यार्थी पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे एमपी पीएससी हो, चाहे आरएएस हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो, चाहे हरियाणा पीसीएस हो, या कोई भी पीसीएस जहां पे हिंदी माध्यम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, हिंदी माध्यम से कर रहे हैं, वहां पर यह सीरीज आपके लिए बेहद काम आने वाली है। आप अगर इस सीरीज को लगातार फॉलो करेंगे तो आपका पूरा करंट अफेयर कवर होता जाएगा। अब ये करंट अफेयर रिवीजन सीरीज जिसका नाम है टारगेट पीसीएस, ये क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, पीसीएस परीक्षाओं में कोई भी प्रीलिम्स का एग्जाम हो, करंट अफेयर का वेटेज ठीक ठाक रहता है। बड़े नंबर में सवाल पूछे जाते हैं करंट अफेयर के। अगर करंट अफेयर किसी के सही ज्यादा मात्रा में होंगे तो उसके सफल होने के चांसेस ज्यादा है। इसकी तैयारी को लेकर के खास स्ट्रेटजी आमतौर पर लोगों की नहीं होती, स्टैटिक सब्जेक्ट की होती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। करंट अफेयर के लिए हम क्लियर नहीं होते कैसे तैयारी करनी है। लेकिन बाकी विषयों की तरह ही करंट अफेयर भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप एक बार पढ़ें, फिर रिवाइज करें, फिर उसका रिवीजन करें, तब जाके वो आपके लिए बेहतर होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने टारगेट पीसीएस करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज की शुरुआत की है। अब बात यह है कि इस प्रोग्राम में शुरुआत जो हुई है ये कैसे चलने वाला है, क्या बातें रहने वाली हैं। देखिए, टारगेट पीसीएस करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में हर एक सेशन में, यानी कि एक वीडियो में आपको एक महीने का करंट अफेयर मिलेगा। और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं बीते एक साल पीछे जाएंगे, यानी कि अगस्त 2024 के करंट अफेयर से हम शुरुआत करेंगे और उसके बाद 12 महीने का पूरा करंट अफेयर कवर करेंगे, यानी कि 12 वीडियो में एक साल का पूरा करंट अफेयर आपका रिवीजन के रूप में तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसा ही हम प्रेजेंट में आ जाएंगे तो फिर सितंबर जब आएगा तो सितंबर में हम शुरू के ही कुछ दिनों में अगस्त का करंट अफेयर आपके सामने लेके आएंगे और इसी तरह से हर एक महीने में बीते महीने का आपको करंट अफेयर मिलता जाएगा। यानी कि शुरू में तो हम 12 महीने के लिए 12 दिन लगातार आएंगे और उसके बाद हर महीने के पहले ही कुछ दिनों में ही हम पिछले महीने का करंट अफेयर कवर करते जाएंगे और इसी तरह से हर महीने एक सेशन आपके लिए आता रहेगा। इसीलिए मैंने इसको क्या कहा, ये चूंकि कंपाइलेशन के रूप में है, इसलिए करंट अफेयर रिवीजन सीरीज की तरह ही आपके लिए काम करने वाला है। परीक्षा आपकी कोई भी हो, इनफैक्ट पीसीएस के अलावा जो भी परीक्षा जहां पे करंट अफेयर महत्वपूर्ण होता है, आप करंट अफेयर बेहतर करना चाहते हैं या आप जो लगातार डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, डेली करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं, तो इसके साथ में उसका रिवीजन करेंगे तो अपने आप को और बेहतर स्थिति में आप पाएंगे, यानी कि आपकी तैयारी में एक धार आएगी। अब हम आज जिस महीने की शुरुआत कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे बताया अगस्त की, तो ये कौन सा महीने का है? अगस्त 2024 का करंट अफेयर। अगस्त 2024 में तारीख की बात अगर हम करें तो हम कह तो भले रहे हैं अगस्त 2024 का करंट अफेयर है, लेकिन लगभग 23 जुलाई से लेकर के 23 अगस्त 2024 तक का करंट अफेयर इसमें मिलेगा। अब ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि ये पूरा का पूरा करंट अफेयर जो देखा जाए ना, तो ये पहले से ही उपलब्ध है आपके लिए। अगर आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं उनको बता देता हूं कि दृष्टि आईएएस पीसीएस के विद्यार्थियों के लिए महीने के साथ साथ हर महीने का स्टेट करंट अफेयर मैगजीन लेके आता है। अभी 6 स्टेट की करंट अफेयर मैगजीन आ रही, जैसे कि बिहार करंट अफेयर्स मैगजीन, अभी लेटेस्ट मैगजीन उसकी ये है। हर महीने मैगजीन आती है और हर महीने में की हम देखें तो 5 साल से आ रही है। तो इसमें होता क्या है, पूरे एक महीने का करंट अफेयर होता है। तो ये जो इस प्रकार से होता है कि 23 से 23 का इसमें करंट अफेयर आमतौर पर मिलता है। तो हम अगर बात करें 23 जुलाई से 23 अगस्त तक, तो मुख्य रूप से अगस्त का महीना उसमें ज्यादा बड़ा है, इसीलिए हमने उसको क्या कहा, अगस्त का करंट अफेयर कहा। इसी तरह से जब सितंबर का करंट अफेयर आपके लिए अगले सेशन में आएगा तो 23 अगस्त से 23 सितंबर के बीच का करंट अफेयर होगा। ठीक है। अब ये मैगजीन बिहार के अलावा यूपी के लिए भी है, एमपी के लिए भी है, राजस्थान के लिए भी आती है, उत्तराखंड के लिए भी आती है, हरियाणा के लिए भी आती है। तो इसी के साथ ही इसमें जो पूरा करंट अफेयर है, अगर स्टेट स्पेशल का करंट अफेयर छोड़ दें तो वो सारा कुछ वैसा आपको मिलेगा जो आपकी तैयारी के लिए, कोई भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो जहां ये मैगजीन नहीं आती, उनके लिए भी फायदेमंद है। अब पूरा करंट अफेयर इसमें पहले से मौजूद था, अगर आपने इसको पढ़ा होगा बीते कुछ महीनों में तो आपको पता होगा, आप ये सेशन देखेंगे तो आपको काम आ जाएगा, यानी कि आपके लिए एक नोट्स की तरह काम करने वाली है ये मैगजीन। आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं, आप इस मैगजीन को भी कलेक्ट करते जाएंगे। इस मैगजीन में जो भी जानकारी है
हमारे इस सेशन के साथ में उसको साथ में पढ़ते हुए चलेंगे, यानी कि इस सेशन को देखें, मैगजीन अपने पास रखें, आपका जो नोट्स है वो तैयार आपके लिए आपके सामने है। कुछ ही पेज का नोट्स है, बहुत मोटी किताब नहीं, बहुत पतली सी है, और इसमें जो जानकारी आपको मिलेगी वही हम आपको देंगे, अपडेट फॉर्म में देंगे। जैसे कि बीते साल की जो जानकारी उसमें कोई अपडेट आया हो तो वो अपडेट के साथ ही हम आपको देंगे। यानी कि अब आपका नोट्स बना बनाया रहेगा, प्रिंटेड फॉर्म में रहेगा, और नोट्स के साथ में वीडियो सेशन उसका मिलेगा, तो आपकी तैयारी में और 4 चांद लग जाएंगे। और साथ में आपको एक भरोसा भी आएगा, चूंकि मैंने क्या कहा कि बाकी सब्जेक्ट की तरह इसका भी रिवीजन री रिवीजन ऐसे करना है, तो आप डेली करंट अफेयर पढ़ ही रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, और रिवीजन की तरह इसे देखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि डेली करंट अफेयर अपने आप में ही इतना ज्यादा होता है कि अगर हम एक एक वर्ड टू वर्ड पूरा करंट अफेयर उठा के हम रिवीजन करें तो बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा। तो हम मुख्य खबरों को ही यहाँ पे कंपाइलेशन के रूप में आपके सामने लेकर आते हैं। जिन लोगों ने तैयारी बहुत अच्छे से की होगी, कई बार पढ़ा होगा, तो वो यहाँ पे अपने आप को देख भी पाएंगे, अपने आप को जज भी कर पाएंगे कि कितने पानी में है। जो शुरुआत कर रहे हैं अभी करंट अफेयर की, उनके लिए तो अपने आप फायदेमंद रहेगा ही। तो जो आने वाले समय में बिहार हो, यूपी, जो भी परीक्षा हो, सबके लिए काम आने वाला है। ये इस सीरीज का परिचय था आपके लिए, और बात यह है इस सीरीज के परिचय के साथ में कि अब ये हमेशा आते ही रहेगा आपके लिए। 12 सेशन तो लगातार आएंगे, उसके बाद पिछले 12 महीनों के, और उसके बाद हर महीने एक आएगा। तो कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रोग्राम को लाइक कर लीजिए, और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता भी दीजिएगा। चलिए राष्ट्रीय घटनाक्रम से शुरू करें। पिछले साल खबर आई अगस्त में, असम के मोइदम्स विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए। तो विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला यह विश्व धरोहर स्थल बना भारत के हिसाब से 43वां। आज की डेट में तो 44 हो चुके हैं। जो मराठा सैन्य परिदृश्य है वो 44वां घोषित हो चुका है 2025 में, जिसमें कि मराठा सैन्य परिदृश्य में 12 किले हैं, 11 किले महाराष्ट्र में और एक तमिलनाडु में, जिंजी किला तमिलनाडु में है। लेकिन अभी हम यहां पे देखें तो ये असम का मोइदम जो है ये है क्या। देखिए असम में एक साम्राज्य था अहोम राजवंश का। तो अहोम राजवंश में एक परंपरा चली कि वहां के जो लोग हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाएगी, जैसे राजा की मान लीजिए मृत्यु हो गई, तो क्या होगा, उन शासकों का हिंदू दाह संस्कार पद्धति अपनाते हुए एक खास तरीके से एक टीला टाइप बनाया जाएगा, कह सकते हैं कुछ इस प्रकार का, और उसके अंदर उनके अवशेषों को वहां पे दफन कर दिया जाएगा। अवशेषों को दफन कर दिया गया, एक टीला बन गया, यही हो गया मोइदम। चराईदेव नामक स्थान के पास है, चराईदेव मोइदम हो गया। तो सांस्कृतिक श्रेणी में रखा गया है, ये बात आपको ध्यान रहे। और कहां पे है, असम में है। किस राजवंश से संबंधित है, अहोम राजवंश से संबंधित है, ये बातें स्पष्ट हो गई। और ये किस समिति ने निर्धारित किया, तो विश्व धरोहर समिति ने, जो कि 46वीं रूप में, यानी कि 46वीं बैठक के रूप में यह था। अब यहां पे देखिए, विश्व धरोहर समिति ने निर्धारित किया 43वां चराईदेव मोइदम्स, नई दिल्ली में यह आयोजित हुई थी, और उसके बाद अहोम राजवंश से संबंधित है। अब अगली बात आती है कि किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो जो बची हुई हड्डी और राख होते हैं, अवशेष होते हैं, उन्हें वहां पे दफनाया जाता है एक प्रकार से। तो ये मुख्य बातें आपके लिए क्लियर हो गई। तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य, यानी कि उत्तर पूर्व राज्य के अन्य 2 स्थलों में एक और है जो विश्व धरोहर स्थल में है। एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और एक मानस वन्यजीव अभयारण्य है। अब देखिए ये प्राकृतिक विरासत श्रेणी में है, तो सांस्कृतिक रूप से ये पहला है। नॉर्थ ईस्ट में 2 पहले से विश्व धरोहर स्थल थे, वो प्राकृतिक श्रेणी में थे। चराईदेव मोइदम सांस्कृतिक श्रेणी में है, स्पष्ट है। चलिए अब उसके बाद भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन। अब सामुदायिक रेडियो स्टेशन का मतलब यह है कि एक ऐसा रेडियो स्टेशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी दूर तक नहीं रहेगी। अब ये वहां पे है, कहां पे है आप देखें तो मिजोरम के आइजोल में, आईआईएमसी में स्थापित, आईआईएमसी मिजोरम आइजोल। तो ये वहां के खास दूरी तक में ही वहां के लोगों के लिए काम आएगा, बहुत कम जगह के लिए होता है, बहुत बड़े स्तर पे नहीं काम करता है, बहुत दूर दूर तक लोग इसकी इस फ्रीक्वेंसी को कैच नहीं कर पाएंगे। तो अब ये देखिए क्या है, 90.0 FM है, और इस FM को लेकर के इसका एक नाम भी दिया गया, जिसको अपना रेडियो कहा गया। अपना रेडियो में फ्रीक्वेंसी क्या है, 90.0। असम किस प्रकार का है, सामुदायिक रेडियो स्टेशन। सामुदायिक रेडियो स्टेशन में क्या होगा, वहां के मौसम का अपडेट होगा, कृषि संबंधित जानकारी दी जाएगी, सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। कहां पे, असम में, जहां पर यह
मिजोरम के आइजोल में स्थापित हुआ। तो वहां के स्थानीय लोग जब ये एफएम सुनेंगे, 90.0 लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे, तो उन्हें जानकारी मिल जाएगी। अब ये 90.0 एफएम का मतलब क्या है? एफएम का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। 90 का मतलब क्या है? देखिए, ये आवृत्ति को दर्शाता है। अब जैसे 1 मेगा हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? 1 मेगा हर्ट्ज का मतलब होता है कि 1 सेकंड में रेडियो वेव का जो कंपन हुआ 1 मिलियन टाइम हुआ, 1 मिलियन बार हुआ। तो ये 90 है, तो ये हो गया 90 मेगा हर्ट्ज। तो 19 मेगा हर्ट्ज में कितने टाइम आवृत्ति होगी? 90 मिलियन टाइम, 1 सेकंड में रेडियो वेव की आवृत्ति। ये 90.0 का मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि शैक्षणिक संस्थानों, समुदाय आधारित संगठनों, पंजीकृत समितियों, ट्रस्टों द्वारा स्थापित किया जा सकता है। मतलब ये जो अपना रेडियो की अवधारणा है सामुदायिक क्षेत्र के लिए, एक बहुत सीमित क्षेत्र के लिए होती है, ये आपको पता रहे। चलिए, अब ये नॉर्थ ईस्ट में जो अभी चल रही है अपना रेडियो की यह कवरेज हम देख रहे हैं, अलग अलग जगहों के लिए यह एक प्रकार की पहल है। तो ये एक्ट ईस्ट नीति के तहत है। एक्ट ईस्ट नीति यानी कि ईस्ट की तरफ जो भारत के जो राज्य हैं उनके संदर्भ में मुख्य रूप से है। अब हिमाचल प्रदेश की नई पौष्टिक योजना, अब ये नई पौष्टिक योजना किनके लिए है? स्कूली बच्चों के लिए है। कैसे है? हिमाचल प्रदेश के देखिए मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। पिछले साल जब ये रहे मुख्यमंत्री तो इन्होंने क्या कहा? एक योजना के बारे में शुरुआत करने की बात की, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। तो मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना में स्कूल के बच्चों को, कक्षा 8 तक के बच्चों को क्या किया जाएगा? 5.3 लाख 8 बच्चे हैं वहां पे, ठीक है। तो उन्हें अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? पोषण उन्हें पहले से मिल रहा था, लेकिन अब अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। पहले से पोषण कैसे मिल रहा था? एक योजना आई थी, याद है आपको? मध्याह्न भोजन योजना। अब मध्याह्न भोजन योजना कब आई थी? 15 अगस्त 1995। अब 15 अगस्त 1995 को यह योजना थी। 1 से 5 तक प्राथमिक स्कूल में यानी कि प्राथमिक तक के बच्चों के लिए यहाँ पे पोषण की व्यवस्था की गई। फिर उसके बाद इसे बाद में बढ़ा दिया गया, 8वीं तक के बच्चों के लिए कर दिया गया। फिर उसके बाद 2021 में, ये 2021-22 के दौरान इसमें कुछ बदलाव किए गए। इसमें कहा गया कि इसका हम नाम बदलेंगे पोषण शक्ति, सॉरी पीएम पोषण योजना के नाम से इसको हम जानेंगे। तो पीएम पोषण योजना के नाम से इसे जाना जाने लगा। इसको और भी डिटेल में, इसका एक और नाम है, अगर आपको याद हो कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो अगले सेशन में हम उस पर बात कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे बात यह है कि अभी जिसके लिए इन्होंने बात की अतिरिक्त पोषण प्रदान करने के लिए, वो कौन सी है, उस योजना की बात क्या करें, तो वहां पे ये है पोषण शक्ति की बात हो रही है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री ने घोषणा किया पौष्टिक आहार योजना की, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, ये है योजना, सॉरी। तो मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना है, पोषण शक्ति तो पहले वाली थी, अब अतिरिक्त पोषण के लिए ये है। अब उसके बाद क्या है? अब यहाँ पे 8वीं तक के बच्चों के लिए ये पता होना चाहिए, इस योजना का संबंध किस राज्य से है ये पता होना चाहिए। उसके बाद हो सकता है मध्याह्न भोजन योजना का मतलब क्या है ये पता हो, पीएम पोषण या पोषण शक्ति योजना क्या है ये पता हो। इसमें इस योजना में जो अतिरिक्त पोषण मिलेगा वो कैसे मिलेगा? जो राज्य दे रहा है सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल जैसे चीजें दी जाएंगी जो अतिरिक्त पोषण के लिए रूप में काम आए। भारत का पहला अनाज एटीएम। अब भारत का पहला अनाज एटीएम, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी मशीन लगेगी सार्वजनिक जगह पे कहीं भी कि जहां पर आप कुछ खास इंफॉर्मेशन देके अनाज प्राप्त कर सकते हैं अनाज के रूप में। मुख्य रूप से देखिए शुरुआत जो हुई थी इसको चावल से शुरुआत हुई थी, तो चावल एटीएम कहा गया, लेकिन आज के डेट में गेहूं भी उपलब्ध है और भी अनाज उपलब्ध होना शुरू हुए एक एक करके। तो चावल एटीएम के रूप से इसे शुरू में जाना जाता था, और अन्नपूर्ति एटीएम के नाम से, अन्नपूर्ति अनाज एटीएम के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो हो सकता है आपके सामने ये नाम आ जाए तो ठीक है, अन्नपूर्ति अनाज एटीएम। कहीं कहीं पे सिर्फ अनाज एटीएम होगा, लेकिन आधिकारिक रूप से अन्नपूर्ति अनाज एटीएम है। शुरू में चावल, लेकिन फिर बाद में कुछ चीजें और बढ़ गए। 50 किलोग्राम तक का अनाज इसमें मिल सकता है, और 50 किलोग्राम तक का अनाज काफी, मतलब आदमी उठा नहीं पाएगा, इतना अनाज है। तो ये जो है कार्यक्रम अन्नपूर्ति, तो ऐसे नहीं है, जो इसका लाभार्थी होगा
उसी को ये अनाज मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट करेगा, डालेगा इस अनाज एटीएम में, उसको इतना तक मिल जाएगा एक बार में, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए अब कहीं पे लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। जहां पे अनाज लेने के लिए पहले लोगों को लाइन में लगना पड़ता था, अब वो यहाँ पे आके निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद मुख्य विशेषताएं में देखें, 24/7 है, दिन हो या रात, वही वाली बात। सार्वजनिक पहुंच है। अब यहाँ पे राशन कार्ड वाला कोई भी व्यक्ति है जिसके पास वैध राशन कार्ड है, वो आकर इसका उपयोग कर सकता है। और बात यह कि 50 किलोग्राम यह बहुत कम समय में 5 मिनट में दे देता है। ऐसा नहीं कि बहुत धीरे धीरे दे रहा है, टाइम नहीं लगेगा। मॉडुलर डिजाइन के बारे में बात करें तो आसानी से इकट्ठा करने और विभिन्न स्थानों पर स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया, यानी कि आगे चल के इसकी संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत मुश्किल काम है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। और अपने आप में ये इस प्रकार से काम करता है कि सौर पैनल द्वारा संचालित है, यानी कि हम देखें तो कोई हम जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब उसके बाद प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा हुई। अब आपको पता है रूस और यूक्रेन लंबे समय से संघर्ष में लगे हुए हैं, और रूस और यूक्रेन इतने लंबे समय से संघर्ष में लगे हैं कि उसका असर पूरी दुनिया में भी देखा गया, चाहे अनाज को स्तर पे लेके देखा जाए, चाहे हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देख लें। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ समय पहले ऐसा हुआ कि यूक्रेन के जो प्रमुख हैं उनके साथ अमेरिका के राष्ट्रपति की कुछ बातचीत हुई जो बहुत ही नेगेटिव सेंस में सामने आई। फिर उसके बाद अभी हाल में पुतिन और ट्रंप की भी मुलाकात हुई, तो उसमें बहुत सारी चीजें बदल बदल के देखने को मिली। और भारत के इसमें जो नजरिया था, भारत देखा जाए तो रूस के साथ उसकी अच्छी मित्रता है, और दूसरी तरफ वह उसी युद्ध के दौरान में यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी, जेलेंस्की से भी उनकी मुलाकात होती है, लेकिन रूस के साथ रिश्ते में फर्क नहीं पड़ता है। तो 1992 के बाद किसी पीएम का दौरा हुआ यूक्रेन में, और मोदी ने क्या किया, यूक्रेन में इतिहास संग्रहालय में शहीद प्रदर्शनी का दौरा किया वहां पे। उसके अलावा वहां पे उन्होंने भीष्म क्यूब भेंट किए, 4 भीष्म क्यूब। किसको? यूक्रेन को। भीष्म क्यूब क्या है? भीष्म क्यूब ये आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटा सा पैक्ड फॉर्म में क्यूब रहेगा जो बड़ा होके ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे चिकित्सा सुविधाएं दी जा सकती हैं, बहुत सारी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा जा सकती हैं इमरजेंसी में, अगर ये क्यूब किसी के पास है तो ये क्यूब कैसे बना है? एक खास प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री के तहत बना है कि भारत जो है चिकित्सा के क्षेत्र में मदद करने के लिए एक भीष्म जो क्यूब तैयार कर रहा है प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री के तहत, तो विकासशील देशों को देगा, ठीक है। अब यहां पे एक आरोग्य मैत्री का नाम आ जाता है, प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री। किसके लिए मदद करेगा भारत? विकासशील देशों के लिए भीष्म क्यूब देगा। और इसी के तहत हम देखिए 4 समझौते हुए उसके यूक्रेन में, कृषि, चिकित्सा, संस्कृति और मानवीय सहायता को लेकर के। तो भीष्म क्यूब क्या है? तो आपको लगे किस लिए? तो चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा सुविधा मिलेगी, कहीं पे भी इसे ड्रॉप किया जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है, तो सेना के लिए हो या देश में आंतरिक स्थल पे कहीं पे आवश्यकता हो, तो ये बहुत काम का है। देश के बाहर भी दुनिया के दूसरे देशों को भी इसकी मदद पड़ेगी। अब उसके बाद बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन और तख्ता पलट। आप सबको पता है बांग्लादेश में पिछले साल तख्ता पलट हो गया था। क्यों हुआ था तख्ता पलट? बांग्लादेश एक समय पर बांग्लादेश था नहीं, वो था पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जब आजाद होता है, यानी कि एक बांग्लादेश के रूप में वो आजाद होता है, तो कब होता है? 1971 में। तो आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने बांग्लादेश में सहयोग दिया था, उन लोगों की पहचान करके कहा गया कि उन लोगों को आरक्षण की सुविधा मिलेगी। और 1972 में यह आरक्षण की सुविधा की घोषणा की गई, और जिसमें 30% तक आरक्षण देने की बात कही। इसके लिए जो आजादी में शामिल लोग थे, यानी कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानी। लेकिन 2018 में देखिए क्या होता है, शेख हसीना की सरकार ने इस आरक्षण में कोटा समाप्त करने का फैसला लिया। उसके बाद मामला कोर्ट में गया, मामला रुका, फिर उसके बाद बहाल हुआ, और ये सब चीजें प्रक्रिया रुकने, बहाल होने, रुकने की सब चलती रही। तो एक ऐसा माहौल बना जिसमें शेख हसीना के खिलाफ काफी कुछ विरोध की स्थिति होने लगी, आंदोलन हो गए और तख्ता पलट हो गया। अब इस तख्ता पलट में एक से ज्यादा कारण कहे जाते हैं, बहुत सारे कारण बनाए जाते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी कारण बताते हैं, कुछ प्रमुख कारण ये बताते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। तो ऐसे में इन्हें अपने पद से छोड़ के जाना तो पड़ा ही, शरण भी लेनी पड़ी। तो शरण इन्होंने कहां ली? भारत में ली। और इसके बाद जो वहां पे, अब चूंकि देश में सत्ता में तो कोई होगा, तो जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? मोहम्मद यूनुस को। तो मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार के रूप में
यहाँ पर स्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो मोहम्मद अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में इन्होंने शपथ ली थी, मुख्य सलाहकार के रूप में अभी ये हैं, और शांति का नोबल शांति पुरस्कार इन्हें 2006 का मिला है। नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला है मोहम्मद यूनुस को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें। आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच डोनर एग्रीमेंट। अब ये क्या है? विश्व, अब यहाँ पे हिंदी में तो देखेंगे तो यहाँ पे दाता समझौता दिखाई देगा। दाता समझौता में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे आपको ये समझना है कि यह जो समझौता है WHO का, किसके साथ है? भारत के साथ है एक प्रकार का। इसमें क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में एक समझौता किया, किसके साथ? भारत का मतलब आयुष मंत्रालय के साथ, भारत के आयुष मंत्रालय के साथ में। अब ये समझौता जो हुआ उसमें ये कहा गया कि एक WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनेगा। तो WHO एक ऐसा सेंटर बना रहा है जो कि ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर है, जो पारंपरिक चिकित्सा की जो भी सुविधाएं हैं, जो भी पारंपरिक चिकित्सा के अलग अलग तरीके हैं, उन तरीकों पर अध्ययन करने के लिए। और इसके लिए भारत में भी पारंपरिक चिकित्सा के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि हम देखें तो 6 मान्यता प्राप्त जो है चिकित्सा पद्धतियां हैं। एक आयुर्वेद है, फिर सिद्ध है, यूनानी है, योग है, प्राकृतिक चिकित्सा है। आप में से बहुत लोग, कुछ लोग आयुर्वेद को ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, बहुत लोग यूनानी को जानते होंगे, योग भी है, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति भी है। तो इन सब के लिए 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे 10 साल तक। कौन देगा? WHO देगा। किसे देगा? आयुष मंत्रालय के साथ समझौता हुआ है तो उसे उसके पास आएंगे। और किसके लिए आएंगे? ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर के लिए। तो इन पद्धतियों को और बढ़ावा मिले, इसके और रिसर्च हो सके और इसकी बेहतर तैयारी हो सके, उसके लिए है। चलिए, अब भारत ने एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की अध्यक्षता संभाली है। एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, अब ये जैसा नाम वैसा काम। एशिया प्रशांत क्षेत्र में कोई आपदा आता है और उस आपदा या जोखिम को कम करने के लिए, या कोई संभावित आपदा है उसको कम करने के संदर्भ में, उस जोखिम को समझने के संदर्भ में भारत ने अध्यक्षता संभाली है एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर में। ठीक है, 2024-25 के लिए। मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक है। बैंकॉक का मतलब क्या हो गया? कहाँ की बात हो रही है, किस देश की बात हो रही है? कमेंट करके मुझे बताइए। और यहाँ पे देखिए, भारत और 8 पड़ोसी देश इसमें है, बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस और श्रीलंका और थाईलैंड। चलिए बताइए, अब आगे बढ़ते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश बना। अब आपको पता है कि भारत में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे खनिज हैं, बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अब यहाँ पे देखिए, खान मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में खनिज उत्पादन के आंकड़े प्रकाशित किए। अब इसमें क्या है, देखिए क्या उन्होंने बताया कि दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक बन गया है भारत, तीसरा सबसे बड़ा चूना पत्थर उत्पादक बन गया है, और तीसरा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक बन गया है। अयस्क का मतलब क्या है? यानी कि वो चीज जिसमें एल्यूमिनियम मौजूद है भारी मात्रा में, फिर उसको बेहतर तरीके से निकालना पड़ेगा। अब उसके बाद देखिए, पहले नंबर पे चीन एल्यूमिनियम और चूना में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो भारत एल्यूमिनियम में दूसरा है, तीसरे नंबर पर चूना है, और उसके बाद लौह अयस्क के मामले में तीसरे नंबर पे है। लेकिन शीर्ष पर कौन है ये हमें देखना होगा। तो एल्यूमिनियम और चूना पत्थर के लिए सबसे बड़ा चीन है, जबकि हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया लौह अयस्क का सबसे बड़ा है। तो हमें शीर्ष का भी पता होना चाहिए, भारत की स्थिति का भी पता होना चाहिए। और भारत में भी देखें तो ओडिशा भारत का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम अयस्क को लेकर के और लौह अयस्क के उत्पादक राज्य के रूप में है। और चूने के लिए, चूना पत्थर के लिए राजस्थान की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। रैमसेस मिशन, हाल ही में इसरो और ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर क्या किया? एक मिशन शुरू किया, रैमसेस रैपिड एपोफिस मिशन फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। किस लिए है? एक शुद्ध ग्रह की बात हो रही है, वह शुद्ध ग्रह एपोफिस को ट्रैक कर उसका अध्ययन करेगा। तो एक ऐसा शुद्ध ग्रह है जो लगभग 375 मीटर चौड़ा है, 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के 32,000 किलोमीटर के दायरे में आएगा, यानी कि काफी नजदीक आएगा। और शुद्ध ग्रह बहुत बड़ा है, 375 मीटर चौड़ा है, अपने आप में बहुत बड़ा है। अगर आप 300 मीटर भी सोच लें और फिर 375, वो पृथ्वी से टकराएगा तो नुकसानदायक है, लेकिन ऐसा नहीं है, वह उसके पास से गुजर रहा है, उसको ट्रैक करेगा, इस क्षुद्र ग्रह को ट्रैक करेगा ये मिशन। अब यहाँ पे समझिए,
कि शुद्ध ग्रह ग्रह नहीं है, लेकिन नाम में शुद्र लगा है और फिर ग्रह लिखा है। तो शुद्र का मतलब क्या है यहाँ पे कि वो छोटा है काफी ज्यादा, और ग्रह इसलिए कह रहे हैं कि वो चक्कर लगा रहा है, एक बड़ा पिंड है जो चक्कर लगा रहा है, इतना ही हम कह सकते हैं। और भी इसकी बहुत सारी परिभाषाएं मिल जाएंगी। चलिए, ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण। किसी का नाम गौरव हो तो इससे अपने आप को कनेक्ट ना करें, एकदम अलग चीज है। ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर भारतीय वायुसेना के SU-30 MKI प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया। तो कोई से इससे लॉन्च किया। अब इसको समझिए बात को, ये क्या है सफल, यह लॉन्च हुआ ग्लाइड बम का। तो क्या होगा कि 1000 किलोग्राम वजनी हवा से छोड़ा जाने वाला ग्लाइड बम है जो लंबी दूरी तक जाकर लक्ष्य भेज सकता है। अब वह सुखोई विमान से जा रहा है, हवा में उसको काफी ऊंचाई से छोड़ दिया गया। कितना वजन है? 1000 किलोग्राम तक का वजन, वह लक्ष्य को भेज सकता है। स्पष्ट है। चलिए, अब इसको लेकर के फिर डिजाइन को लेकर के बात की जाए तो वह स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। और इसका परीक्षण कहां हुआ है? तो लॉन्ग व्हीलर द्वीप पे हुआ है। अब व्हीलर द्वीप को लेकर के बहुत लोग सवाल करते हैं कि व्हीलर द्वीप का नाम तो बदल गया है, तो अब्दुल कलाम द्वीप उसका नाम पड़ चुका है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद वैश्विक वन क्षेत्र वृद्धि में भारत का तीसरा स्थान। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के आधार पर यह बात पता चली कि भारत विश्व स्तर पर किस नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। देखिए शीट में सबसे ज्यादा हम देखें जहां पे, ये किसकी बात हो रही है? वन क्षेत्र में वृद्धि में हो रही है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र की बात नहीं हो रही है, वन क्षेत्र में वृद्धि की। भारत ने 2010 से लेके 20 तक यानी कि इस दशक के दौरान में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वृद्धि की है, यानी कि 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्राप्त किया है। अब इसी में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शीर्ष 10 देशों में अगर तीसरा ये है तो कम से कम दो का तो हमें नाम पता होना चाहिए। तो पहला नाम तो है चीन। चीन का देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 19,37,000 हेक्टेयर। फिर उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, 4,46,000 हेक्टेयर। फिर उसके बाद भारत आ जाता है। और टॉप 10 में जो देश हैं उसमें देखिए चिली, फिर वियतनाम, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली, रोमानिया, ये सब शामिल। ठीक है, यहां पे अब सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पे है? रूस, ब्राजील। चलिए, अब एक चूंकि वन क्षेत्र की बात आती है तो जो वन रिपोर्ट है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है 18वीं वाली 2024 में आई थी, 2023 वन स्थिति रिपोर्ट के नाम से आई थी। वहां के आधार पर हम कुछ जानकारी देखें तो कुल वन एवं वृक्षावरण 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पे सिर्फ हम देखें देश के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत तो 25.15%, यानी कि 1/4 हिस्सा लगभग वन और वृक्ष का है। फिर उसके बाद वनावरण अगर हम देखें, वृक्ष नहीं है इसमें, सिर्फ वन है, तो 7,15,342.61, यानी कि 21.76% क्या है? वन है। और वृक्ष की बात करें तो 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर, यानी कि वृक्षावरण कितना है? 3.41%। और 2021 से कंपेयर करें तो राष्ट्रीय स्तर पर कुल वन और वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुई? 1,445.81 वर्ग किलोमीटर हम वृद्धि हासिल कर रहे हैं। उसके बाद देखिए वन तथा वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि कहां हुई है? छत्तीसगढ़ राज्य में 683 वर्ग किलोमीटर में। फिर उसके बाद हम देखें तो उत्तर प्रदेश में, फिर ओडिशा में, फिर उसके बाद राजस्थान में, फिर वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम कमी जहां पे आई है तो वह है मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद कर्नाटक में। तो मध्य प्रदेश में चूंकि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र हमें दिखाई देता है और वहां पे कमी है, तो मतलब ये चिंता की बात तो है ही। फिर शीर्ष 3 राज्य जहां पे अग्नि मौसम यानी कि जिस दौरान आग की घटनाएं होती कब गर्मी के मौसम में, तो 2023-24 में अग्नि घटनाएं सबसे ज्यादा जहां देखी गई, जहां वन में सबसे ज्यादा अग्नि की घटनाएं हुई, शीर्ष में रहा उत्तराखंड, फिर ओडिशा, फिर छत्तीसगढ़। फिर कार्बन स्टॉक, देखिए पेड़ों के पास ना कार्बन जो है वायुमंडल में उसको स्टॉक करने की क्षमता होती है, अपने अंदर समाहित कर लेता है उसको। तो कितना कार्बन स्टॉक हम कहे कि किसने किया है सबसे ज्यादा? तो 1,021 मिलियन टन सर्वाधिक कार्बन स्टॉक अरुणाचल प्रदेश में, वहां का वन घना है, उसने किया। उसके बाद मध्य प्रदेश 608 मिलियन टन, फिर छत्तीसगढ़ 505 टन। ठीक है, तो अब यहाँ पे
ये सारी जानकारी जो आपको मिल रही है, सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक कौन कर रहा है, कौन से राज्य पहले नंबर पे है, फिर उसके बाद मीट्रिक टन है, फिर उसके बाद डार्क ऑक्सीजन की बात करें। अब ये शब्द अपने आप में कुछ नया सुनने को मिला कि डार्क ऑक्सीजन क्या है। देखिए, डार्क ऑक्सीजन का मतलब ये है कि एक ऐसा ऑक्सीजन जो पानी में बहुत गहरे में तैयार हुआ है। अब ये बोलेंगे पानी में बहुत गहरे में ऑक्सीजन कैसे बन जाएगा? ऑक्सीजन बनने के लिए आमतौर पर जो स्थिति वो दिखाए, जो समझ में आती है वो ये आती है, उन पौधों से ही, उन पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है जो प्रकाश संश्लेषण जिनमें होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है सूर्य की ऊर्जा मुख्य रूप से। तो सूर्य की ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण होगा, फिर वो ऑक्सीजन देंगे। लेकिन यहां पे क्या है कि गहरे समुद्र तल पर ऑक्सीजन मिला, जिसे डार्क ऑक्सीजन कहा गया। तो बोला गया कि ये कैसे, प्रकाश की कमी, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता तो ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, ये कैसे संभव है? ये संभव ऐसा कि पॉलीमेटिक नोड्यूल्स बोलते हैं, जैसे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स बोलते हैं, यानी कि धरती में, समुद्र के अंदर गहरे में कॉपर, निकिल, कोबाल्ट, मैग्नीज जैसे धातु होते हैं, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स बोलते हैं उसको। तो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करते हैं, और जब ये इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करते हैं तो क्या होगा, पानी में जो चार्ज पैदा होगा तो बिजली जैसा चार्ज होगा, और वो बिजली जैसा चार्ज होगा लगभग 1 वोल्ट के आसपास होगा। और वह बिजली जैसा चार्ज जब होगा तो वह जो पानी है H2O है, वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। कैसे हुआ? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल की वजह से। अब इसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस। ये जिस तरीके से ये अणु टूटे हैं, ये अणु टूटने की जो प्रक्रिया है, H2O को में हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग होने की प्रक्रिया जिस तरह से हुई है, इसको इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। तो इससे लेकर के भी सवाल आ सकता है। फिर नील कुरिंजी संकटग्रस्त प्रजाति घोषित हो गई है। अब नील कुरिंजी संकटग्रस्त प्रजाति घोषित हुई है। क्या है ये नील कुरिंजी? नील कुरिंजी एक ऐसा, हम कह सकते हैं कि खास रूप से एक ऐसी वनस्पति है जो 12 साल में इसका फूल खिलता है, 12 साल में खिलता है। ये देखिए, जो नीलगिरी है उसका नाम भी कैसे पड़ा? इसी के नाम से पड़ा। तो 12 साल में खिलने वाला है, 12 साल में एक बार खिलता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? स्ट्रोबिलांथेस कुंथियाना। ठीक है, तो आयुसीएन की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल, या हम कह सकते हैं संवेदनशील की श्रेणी में शामिल की गई है। हम मुख्य रूप से देखें तो ये तमिलनाडु, पश्चिम जो है मुख्य रूप से ज्यादातर मात्रा में जो वह है पश्चिमी घाट की तरफ ही दिखाई देगा। तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्रों में, कुछ केरल के क्षेत्रों में और कुछ और क्षेत्रों में मुख्य रूप से दिखाई देता है। तो यह 5 पर्वतीय परिदृश्यों के उच्च ऊंचाई वाले 16 ग्रासलैंड इकोसिस्टम में मुख्य रूप से देखने को मिलता है, और एक खास ऊंचाई पर 1340 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर यह देखा जाता है। ठीक है, तो नाम पता रहे, नील कुरिंजी स्ट्रोबिलांथिस, इसके नाम को हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद कबीलन साई अशोक, ये नाम कहां से आया? देखिए, अभी पिछले साल ना एक खास प्रतियोगिता हुई थी खेल की, जिसको हम कहते हैं पेरिस ओलंपिक। अब पेरिस ओलंपिक में ना सिर्फ खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी के अलावा भी रेफरी भी होते हैं। तो ये रेफरी के रूप में पेरिस ओलंपिक में शामिल हुए कबीलन साई अशोक, और ये रेफरी के रूप में शामिल हुए। और खास बात यह कि भारतीय सेना में अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल कबीलन साई अशोक रहे। ठीक है ना, तो ये अधिकारी भी रहे। फिर उसके बाद में हम देखते हैं तो ये शामिल हुए होते, सबसे कम उम्र के रेफरी भी बनते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े, चलिए। पॉल कागामे रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में लगातार चौथे कार्यकाल की शपथ ली। अब पॉल कागामे ने शपथ ली। फिर उसके बाद पेंतोगर्टान शिनवात्र थाईलैंड के सबसे युवा 37 वर्ष प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई। अब देखिए, थाईलैंड की है, सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है, उम्र कितनी है? 37 वर्ष। नाम क्या है? पैतोंगटार्न शिनवात्र। इनमें से कौन है? ये है 37 वर्ष का। इन दोनों में से कौन सा लग रहा है? लेफ्ट में फीमेल है, ये पॉल कागामे है। लगातार चौथे कार्यकाल में ये राष्ट्रपति बने रवांडा के। स्पष्ट हुआ? फिर उसके बाद एक और नाम आएगा, नीता अंबानी। उनकी फोटो मैंने नहीं लगाई क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप
पहचानते होंगे, आपने अगर यूट्यूब और सोशल मीडिया कहीं ना कहीं देखा ही होगा। तो नीता अंबानी को सर्वसम्मति से दोबारा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का सदस्य चुना गया है। ठीक है, चलिए वात्सल्य योजना। अब वात्सल्य योजना जो है एक ऐसी योजना के साथ कनेक्ट होती है जो योजना बहुत पहले से चल रही है, 2004 के आसपास से 2004 से ही चल रही है। और वह योजना क्या है? वह योजना है राष्ट्रीय पेंशन योजना। तो राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में आपको पता रहे कि आखिर वह क्या है, वह कब शुरू हुई? 2004 में। अब किसके लिए है? वह 18 से 70 एनपीएस ने 2018 से लेकर 70 तक, 2004 में शुरू हुई, 18 से 70 वर्ष की उम्र तक के लिए है कि वहां पे आप अंशदान कर सकते हैं। और ये अंशदान ऐसा होता है कि बहुत कंपलसरी नहीं होता है, स्वैच्छिक होता है। सरकारी कर्मचारियों से फिर धीरे धीरे सबके लिए कर दिया गया। तो स्वैच्छिक अंशदान पेंशन योजना की तरह यह काम करेगा कि बाद में पेंशन मिलेगी। 18 से लेकर 70 वर्ष आयु तक के लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं इस योजना से जुड़ने के लिए। अब इसमें अब देखिए, हम तो ये इस योजना की बात कर रहे हैं, हमें आना वात्सल्य में। 2024-25 के बजट में राष्ट्रीय पेंशन योजना वात्सल्य की घोषणा की गई। अब ये वात्सल्य क्या है, उसके नाम के साथ क्यों जुड़ा है? देखिए, 18 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा है, अगर उसको नेशनल पेंशन स्कीम का फायदा दिलाना है शुरुआत से ही, तो 18 वर्ष से कम उम्र में है वो बच्चा है, तो उस दौरान क्या होगा कि माता पिता या जो उसके अभिभावक होंगे बच्चों के लिए एनपीएस खाता खोलने की अनुमति मिलेगी इस वात्सल्य योजना के तहत। तो एनपीएस खाता वो खोल सकते हैं और कम उम्र से ही वित्तीय प्रबंधन, एक तरह से हम देखें तो यह जो अंशदायी पेंशन योजना है यह शुरू हो जाएगी। और फिर उसके बाद यह शुरू होते ही जब बच्चा 18 साल से ऊपर का हो जाएगा तो एनपीएस वाली स्कीम से यह कनेक्ट हो जाएगा। वात्सल्य खाते सहज रूप से एनपीएस खातों में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड योजना, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना। 2024-25 के केंद्रीय बजट में स्वर्ण पर आयात शुल्क 15 से घटाकर 6% करने की घोषणा की, क्योंकि लोग सेविंग्स को ध्यान में रखें, वित्तीय प्रबंधन को ध्यान में रखें, उसकी तरफ लोग सोचें, इंटरेस्टेड हों, और इसके लिए ऐसा सरकार ने किया जिससे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के भविष्य पर अपने निर्णय को फिर कुछ बदलाव करेगी। लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है कि गोल्ड नहीं खरीदा हमने, बॉन्ड खरीद लिया गोल्ड का। ठीक है, 2015 में पेश की गई थी। तो गोल्ड बॉन्ड में हमने निवेश के रूप में बॉन्ड ले लिया, गोल्ड बॉन्ड। ठीक है, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना। अब हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना है, हरित नाम से का कुछ फर्क तो पड़ेगा ही, राष्ट्रीय राजमार्ग है और गलियारा परियोजना है। इसमें एक संस्था है अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक, वो सहयोग कर रही है। भारत सरकार और विश्व बैंक ने मिल करके हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और एक और है आंध्र प्रदेश, कितने राज्य हैं? 4 राज्यों के लिए एक हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना की बात कही है, जिसके लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। और ये किसका प्रोजेक्ट है? क्या भारत का? नहीं, भारत और विश्व बैंक का संयुक्त। तो सवाल आ सकता है, भारत और विश्व बैंक का संयुक्त प्रोजेक्ट इनमें से कौन सा है, कितने राज्यों के लिए हैं, वो राज्य कौन से हैं, क्या होने वाला है? तो यहाँ पे जलवायु अनुकूल तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, पहली बात। और जो स्थानीय चीजें मिलती हैं आसपास में, उसी से ही ये तैयार किया जाएगा पूरा का पूरा रास्ता। तो चूना, फ्लाई ऐश, प्लास्टिक का उपयोग इसमें बढ़ाया जाएगा और उस हिसाब से तैयार किया जाएगा। स्पष्ट हो गया? चलिए, अब ढलान संरक्षण के लिए जैव इंजीनियरिंग उपाय अपनाए जाएंगे। जो वहां पे चूंकि ऐसे स्थान होंगे जहां पे ढलान की आवश्यकता होगी, तो उसमें खास इंजीनियरिंग की सहायता ली जाएगी और उम्मीद है 2026 तक यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। फिर है राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना, और ये अपने आप में क्या, राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना 2.0 है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए के वजीफे की घोषणा की है। जैसे मान लीजिए अलग अलग क्षेत्रों में आईटी, आईटीईएस, विनिर्माण, ऑटोमोबाइल्स, अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण कोई प्राप्त कर रहा है, तो जो युवा हैं इसमें उनको आर्थिक लाभ मिल सकेगा, उसके लिए यह योजना की शुरुआत की गई है। फिर उसके बाद समिति और सम्मेलन कुछ देख लेते हैं। भारत जापान 2+2 शिखर सम्मेलन। देखिए, 2+2 शिखर सम्मेलन का मतलब क्या होता है? रक्षा मंत्री प्लस विदेश मंत्री, तो 1+1 हो गए 2। अब 2+2 है तो ये तो हुए 2, तो एक देश से 2, जैसे भारत के 2 हो गए
और फिर 2+2 का मतलब एक देश और हो जाएगा, जैसे सेम रक्षा मंत्री विदेश मंत्री जापान के हो गए, या और भी है 2+2 किसके साथ भारत करता है इसी प्रकार की बैठक, रक्षा मंत्री विदेश मंत्री के साथ में, जापान के साथ भी करता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करता है, अमेरिका के साथ भी करता है। शुरुआत अमेरिका के साथ हुई थी 2018 में, स्पष्ट रहे। अब जापान के साथ यह बैठक हुई और तीसरी थी, विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में बातचीत की जो मुख्य बातें निकली वो ये निकली कि दोनों देश स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देंगे। कुल मिला के एक दूसरे को सहयोग करेंगे जहां भी पॉसिबल होगा। अब उसके बाद मंत्रियों ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन, देखिए जो आसियान है उसकी एकता की बात की। जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं इसकी एकता पर, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशियाई देश अगर एकता के साथ, आपसी समझौते के साथ निर्णय पर पहुंचेंगे तो उसका लाभ भारत को भी मिलेगा। भारत के लिए आसियान देशों के साथ व्यापार करना या जापान के लिए भी बेहतर होगा। चल आगे देखें, प्रथम नीति निर्माता फोरम शिखर सम्मेलन। अब ये क्या है? प्रथम नीति निर्माता फोरम शिखर सम्मेलन 22 अगस्त 2024 को इसका उद्घाटन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने किया। लेकिन ये है क्या? देखिए, भारतीय फार्माकोपिया ऑनलाइन पोर्टल और प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी प्रणाली, ये दो प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं, या दो पोर्टल हम कह सकते हैं लॉन्च किए गए हैं। पहला वाला ये है कि जो दवाइयों के लिए, कोई दवाई बनाने के लिए स्टैंडर्ड जो देखा जाता है कि ये इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, तो दवाइयों का जो स्टैंडर्ड है वो यहां मिल जाएगा इस पोर्टल पे। तो दुनिया का कोई भी देश जहां भी दवाई बनाना चाहता है इस पे विजिट करेगा, उसको पता चल जाएगा, वो दवाई बना लेगा। तो लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करवाई जाए, जिससे लोगों तक दवाई पहुंच सके। और सेम हम अगर देखें तो दवा प्रतिक्रिया निगरानी प्रणाली क्या काम करेगी? तो दवा प्रतिक्रिया निगरानी प्रणाली क्या काम करेगी? वो ये काम करेगी कि मान लीजिए कोई दवा का क्या रिएक्शन है, नुकसान कर रही है, तो यहाँ पे वो डेटा सबमिट होता रहेगा और लोग उस डेटा से एक ट्रेंड समझ पाएंगे, कोई दवाई किस प्रकार से नुकसान कर रही है, क्या फायदा कर रही है। तो ये दो थे जो यहाँ पे लॉन्च हुए। चलिए अब NIRF रैंकिंग के बारे में देखते हैं। NIRF रैंकिंग की शुरुआत 2016 में हुई थी और इस बात के साथ हुई थी कि देश के जो शिक्षण संस्थान हैं वो कौन बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं उसका आइडिया इस NIRF रैंकिंग से लगता है। तो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की घोषणा हुई पिछले साल। अब यहाँ पे देखा जाए तो हिंदू कॉलेज ने पहली बार कॉलेजों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। दिल्ली विश्वविद्यालय का हिंदू कॉलेज है, ठीक है। और इसके पहले मिरांडा हाउस 7 वर्षों से शीर्ष पर था। ये बड़ी बात है, एक बड़ी उपलब्धि है। फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने लगातार समग्र श्रेणी में 6ठे वर्ष और इंजीनियरिंग श्रेणी में 9वें वर्ष शीर्ष स्थान बना के रखा, तो IIT मद्रास का नाम चला। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु, ये लगातार 9वें वर्ष क्रमशः विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में जो श्रेणियों में अपना स्थान बना के रखा। अहमदाबाद 5वें वर्ष प्रबंधन की श्रेणी में, एम्स 7 वर्षों में चिकित्सा श्रेणी में फिर से पहली बार पहले स्थान पर मतलब रहा, 7 वर्षों से है ही। जामिया हमदर्द फार्मेसी श्रेणी में शीर्ष पर रहा। उसके अलावा IIT रुड़की वास्तुकला और योजना में अग्रणी रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय समग्र जो रैंकिंग होती है उसमें DU अपनी पूर्व की 11वीं रैंक में सुधार करते हुए 6ठे पर रहा। तो ये जो है शीर्ष 10 पर आ गया है, ये बड़ी बात है दिल्ली विश्वविद्यालय। फिर उसके बाद NIRF 2024 में नवीनतम समावेशन अगर हम देखें तो कुछ और श्रेणियां बढ़ाई गई, जैसे 9वें संस्करण में 3 नई श्रेणियां, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय, स्किल यूनिवर्सिटीज, ये भी शामिल किए गए। फिर उसके बाद ऑपरेशन और कुछ अभियान देख लेते हैं। एक अभ्यास है खनक्वेस्ट। अभ्यास खनक्वेस्ट क्या है? भारतीय दल ने मंगोलिया की राजधानी उलान बटार के 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में जुलाई में 27 जुलाई से 9 अगस्त के दौरान क्या किया? ट्रेनिंग की, या ट्रेनिंग क्या हम कह सकते हैं, सैन्य अभ्यास किया। तो ये सैन्य अभ्यास में भारत की जो मद्रास रेजिमेंट है वो शामिल हुई थी। और ये शुरुआत देखिए ये सैन्य अभ्यास की 2003 में जब हुई थी ना, तो सिर्फ भारत नहीं था उसमें, मतलब भारत सिर्फ क्या, भारत था ही नहीं, अमेरिका था, मंगोलिया था, लेकिन धीरे धीरे कई देश इसमें शामिल होते गए और 2006 से क्या हो गई, बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास यहाँ पे होने लगी। ठीक है, चलिए अब अभ्यास तरंग शक्ति में भी 2 नाम सामने आएंगे।
अब वो दो नाम को समझना पड़ेगा। भारत के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति, दो नाम नहीं बल्कि ज्यादा ही आ रहे हैं। अब ये सबसे बड़ा है सैन्य अभ्यास, और किस प्रकार का है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है, तो हम इसको सैन्य अभ्यास भी नहीं कहेंगे। ये हवाई अभ्यास एक प्रकार से है जिसको हम मुख्य रूप से इसी तरह से कहते हैं, लेकिन यह सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ही होता है। तो हो सकता है सवाल में थोड़ा वर्ड इधर उधर खेल दे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है, तरंग शक्ति है, सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए है। और कितने देश हैं इसमें, कई देश हैं इसमें। 50 देशों को आमंत्रित किया गया था, भारत सहित 51 थे, लेकिन 30 देश इसमें शामिल होते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम जैसे देश इसमें जो सैन्य राष्ट्र हैं वो शामिल थे। तो उनकी सेनाओं के ही जो वो हम कह सकते हैं हवाई जहाज या लड़ाकू विमान वो सब आए और यहाँ पे उन्होंने मिलकर अभ्यास किया, एक दूसरे को सहयोग, जैसे मिलकर कहीं लड़ाई लड़नी है कैसे सहयोग करेंगे उस तरह से किया। तो सैन्य ही हवाई अभ्यास है, ठीक है। चलिए, अभ्यास उदार शक्ति। अब अभ्यास उदार शक्ति, ये उदार शक्ति भारतीय वायुसेना की टुकड़ी सुखोई M30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ भारत ने भाग लिया। कहां पे, मलेशिया में। तो मलेशिया और यहां पे देखें तो भारत, तो ये लड़ाकू विमान में सुखोई M30 MKI का मतलब क्या है। सुखोई एक कंपनी है रूस की, उसने डिजाइन तैयार किया, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL प्लस रूस की सुखोई मिलकर इन्होंने ये लड़ाकू विमान बनाया, ठीक है। हवा से भी तेज गति से सक्षम है ये। अब उसके बाद चलें, हर घर तिरंगा अभियान। हर घर तिरंगा अभियान आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान, जब आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पे वो जो वर्ष मनाया गया, आजादी का अमृत महोत्सव लंबा चला, और उस दौरान 2022 से इसकी शुरुआत हुई। हर घर तिरंगा अभियान पिछले साल 24 में बनाया गया, इस बार 2025 में भी बनाया गया। 2025 में क्या हुआ, ये कई चरणों में, एक चरण नहीं 3 चरण में मनाया गया, और ये अलग है। लेकिन अभी 24 की स्थिति में बात करें तो 9 से 15 अगस्त तक चला। और इसमें देखिए राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया गया कि लोग जो हैं राष्ट्रीय ध्वज फहराएं। 15 अगस्त के अवसर पर शुरुआत 2022 में हुई थी, एक जन आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत की गई, ठीक है, जिससे लोगों में एक राष्ट्रीय एकता की भावना आए, देश प्रेम की भावना आए। ये बातें पूर्व बातें रहती हैं। और इसी के साथ ही हर घर तिरंगा हर घर खादी अभियान भी शुरू हुआ, जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है उसके अध्यक्ष ने यह शुरू किया। तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने के माध्यम से खादी कपड़ों के उपयोग तथा व्यापार को बढ़ाने के लिए हर घर तिरंगा हर घर खादी अभियान शुरू किया गया। तो कहां से हुआ, किसने किया, किस लिए किया, और जो खादी पॉलिस्टर से बने जो ध्वज हैं 3:2 के अनुपात में होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखें, अभ्यास मित्र शक्ति। भारत और श्रीलंका के बीच में पिछले साल हुआ था 10वां, जो इस साल का होगा 25 का वो 11वां। अब ये देखिए श्रीलंका में हुआ था पिछले साल। तो जो मान लीजिए अर्ध शहरी इलाके हैं जहां विद्रोही हैं या आतंकवादी हैं, अब उनसे निपटना है, तो उसको मिलकर के दोनों देशों ने मिलकर ये सैन्य अभियान किया। द्विपक्षीय अभ्यास की, एक प्रकार का अभियान नहीं बोलेंगे, अभ्यास ही बोलेंगे। तो भारत और श्रीलंका अभ्यास मित्र शक्ति, याद रहेगा। चलिए, तो अभ्यास मित्र शक्ति के बारे में सवाल अगर आ जाए तो श्रीलंका ही है जिसके साथ होता है। अब उसके बाद पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास। अब ये पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास देखिए, ये बड़ा जरूरी है आपके लिए। पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के करीब एक पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास, जटिल सैन्य अभ्यास भारतीय सेना करती है। अब पूर्वी लद्दाख जहां पे गलवान भी था, जहां गलवान का विवाद चला, झड़प हुई, हिंसा हुई, और भारतीय जवानों को भी नुकसान हुआ और चीनियों को भी हुआ। लेकिन यहां पे बात यह है कि अभी हाल में भारत और चीन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की बैठक भी हुई है अगस्त 2025 में, और उस बैठक में दोनों देशों ने कहा, या दोनों देशों के बीच में सहमति हुई कि जो बॉर्डर की ऐसी समस्याएं हैं, अर्ली हार्वेस्ट, यानी कि जो समस्याएं बातचीत से जल्दी निपट सकती है, उन्हें हम निपटाएंगे। सीमा का निर्धारण थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सीमा से जुड़े हुए कुछ विवाद हैं, उसको सुलझाने का प्रयास दोनों देश मिलकर करेंगे, ये बात कही गई। दूसरी तरफ वही चीन शिंजियान प्रांत से तिब्बत तक रेलवे लाइन बिछा रहा है, जो इसी क्षेत्र में, जहां पे उसने G219 हाईवे बना लिया था भारत के ही क्षेत्र में, अक्साई चीन वाले क्षेत्र में जो भारत का है,
पूर्वी बांग्लादेश, उस पर वो जो दावा चीन करता है जो कि गलत है, उस क्षेत्र से वो रेलवे लाइन भी लेके जाने का प्लान बना रहा है 2035 के पहले पहले। तो भारत के साथ एक तो कह रहा है, टेबल पे बैठ के नर्म बात कर रहा है कि हम सुलझाएंगे मामले, दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर पहले हाईवे बनाया, जिसकी वजह से एक कारण तो वो भी था 1962 के भारत चीन युद्ध का कि उसने हाईवे बना लिया था पूर्वी बांग्लादेश में। फिर उसके बाद एक ये हो गया मसला। अब उसके बाद इसी वजह से भारत भी अपने बहुत सारी परियोजनाएं चलाता है, सड़क और रेलवे की कनेक्टिविटी सीमा तक बढ़ाने के प्रयास कर रहा है, कई परियोजनाएं चल रही हैं, और दूसरी तरफ अभियान भी भारत कर रहा है कि अपनी तैयारी भारत रखेगा, हर तरीके से भारत अपने आप को सक्षम बनाने का प्रयास कर रहा है। तो समझ गए क्यों है, क्या है, आइडिया लग गया होगा। कुछ जो तैयारी के लिए प्रमुख चीजें हुई वो ये थी। ठीक है, चलिए अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के लिए पिछले साल घोषणा हुई थी, 2023 के लिए इस साल घोषणा हुई है, हाल ही में हुई है, और विक्रांत मैसी और शाहरुख खान को सबसे अच्छे अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में पुरस्कार मिला। बहुत सारी जानकारी है, वो भी देखेंगे, लेकिन पहले हम ये पिछले साल वाली देख लेते हैं, क्योंकि बीते एक साल के करंट अफेयर में हो सकता है ये पूछ ले, पेपर पहले ही बन गया हो तो। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म अट्टम मलयाला फिल्म है, आनंद एकर्षि द्वारा निर्देशित। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म आयना मिरर। फिर उसके बाद सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कंतारा। बेस्ट एक्टर लीड रोल ऋषभ शेट्टी कंतारा। बेस्ट एक्ट्रेस लीड रोल नित्या मेनन। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पवन राज मल्होत्रा। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस नीना गुप्ता। बेस्ट फिल्म एवीजीसी एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक में ब्रह्मास्त्र भाग 1। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा अनिरुद्ध भट्टाचार्य और पार्थिव धर द्वारा लिखित। ठीक है, ये और भी पूरी मतलब इसकी जानकारी तो स्पष्ट नहीं है। अब उसके बाद देखिए, ये पता हो कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है क्या, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, पिछले साल के में मोटा मोटा शुरुआत की चीजें पता हो। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शुरू कब हुआ? 1954 से शुरू हुआ, 1953 के लिए दिया गया था, 1954 में भारत सरकार की ओर से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से दिया जाता है। 4 प्रमुख श्रेणियां हैं, फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म, सिनेमा पर श्रेष्ठ लेखन तथा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, अब उसके बाद देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसे मिला? 12th फेल को मिला। फिर सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए 71वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए, यानी कि 2024 में 2025 में जो 2023 के लिए दिया गया, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12वीं फेल। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सुदीप तोसेन। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 था ना, 24 में दिया गया, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 जो है 25 में घोषणा हुई, और ये 71वां है। फिर उसका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान। विक्रांत मैसी 12वीं फेल। शाहरुख खान जवान के बारे में कहा गया कि ये फिल्म उतनी अच्छी, जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, कहा गया कि उतनी अच्छी फिल्म नहीं थी, स्वदेश को मिल जाता या दूसरी फिल्म को मिल जाता। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं जो सोशल मीडिया में अलग अलग चलती रहती हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो जानकारी है, जो फैक्ट है, वो आपको वो जानना है, नरेटिव अलग बात है। फिर उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान, विक्रांत मैसी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। फिर उसके बाद सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय मनोरंजन फिल्म क्या है? रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। फिर उसके बाद किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म आत्मा पंफलेट, और उसके बाद राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म सैम बहादुर। किस कैटेगरी में है, क्या है, पता होना चाहिए। फिर उसके बाद सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म में कटहल है। सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म में डीप फ्रीज है। सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म में श्यामची आई है। ये सवाल भी आते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, अब उसके बाद ये तो आपने देख ही लिया था। चलिए ओलंपिक ऑर्डर सम्मान की बात करें तो 2024 में ओलंपिक ऑर्डर सम्मान दिया गया। ये कौन देता है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति देती है। किसे देती है? ओलंपिक आंदोलन को बढ़ाने के लिए, यानी कि ओलंपिक को बढ़ावा देने के लिए यह दिया जाता है। तो अभिनव बिंद्रा को दिया गया। अभिनव बिंद्रा आप सबको पता है, ये इन्होंने खुद ओलंपिक में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। अब इसमें भी जो पुरस्कार मिलता है, एक गोल्ड मिलता है, एक रजत मिलता है, कांस्य मिलता है। तो इन्हें किसे मिला है? अभिनव बिंद्रा को मिला है। ठीक है, तो अभी बात करें तो यहाँ पे अभिनव बिंद्रा को तो मिला क्योंकि शूटिंग में ये खुद बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ही चुके हैं, लेकिन इसके पहले कोई भारतीय जिन्हें मिला है, तो भारतीयों में हम बात करें तो इंदिरा गांधी को मिला है, एक प्रमुख व्यक्तित्व है। नेल्सन मंडेला को मिला है, जो भारत के नहीं है लेकिन प्रमुख व्यक्तित्व है ही।
शुरुआत कब से हुई थी? 1975 से हुई थी ओलंपिक ऑर्डर सम्मान की। ओलंपिक के लिए जो भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जिसके द्वारा कुछ बड़ा काम किया जाता है, तो ओलंपिक के लिए है ना, ओलंपिक के प्रोत्साहन की तरफ से। फिर उसके बाद पेरिस ओलंपिक की बात कर लेते हैं, क्योंकि ओलंपिक जो है हर साल तो होता नहीं है, एक गैप में होता है। अब 2024 हुआ है, उसके बाद तो लंबे समय बाद होगा। कब होगा, किस वर्ष होगा, कहां होगा, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता दीजिए। आने वाले सेशन में हम इस पे बात तो कर लेंगे, लेकिन अभी हम आ जाते हैं अब इस पे। पेरिस ओलंपिक 2024 टाइमलाइन पता रहे, जुलाई से अगस्त के बीच में हुआ था, मोटा अंदाजा तो रहे। फिर उसके बाद डेट पता हो तो और अच्छा है। कितने खेलों में भाग लेने के लिए कितने एथलीट आए पता रहे तो अच्छा है, मोटा अंदाजा तो रहे ही रहे। फिर उसके बाद यहाँ पे ओलंपिक लोगों की बात करें, ओलंपिक लोगों में 3 चीजें हैं। एक तो स्वर्ण पदक है, दूसरा लौ है, और मेरियन है। तो एक स्वर्ण पदक की तरह आपको ये दिखाई दे रहा है, एक लौ की तरह भी दिखाई दे रहा है, ये लौ की तरह आपको दिखाई दे रहा है, और ये एक स्वर्ण पदक की तरह भी दिखाई दे रहा है, और एक मेरियन, मेरियन जो एक महिला के रूप में दिखाई दे रही है, यानी कि एक महिला का चेहरा आपको समझ में आ रहा होगा, इसको कहा गया मेरियन। तो मेरियन अपने आप में इस बात का प्रतीक है, एक ऐसी महिला है जो यह दिखाती है कि मेल डोमिनेंस जो माना जाता है दुनिया के हर क्षेत्र में, तो वैसा नहीं है, खेल में महिलाएं भी तो आगे हैं। तो मतलब वो चीज है, एक महिला को सामने फ्रंट पे रखना और ये दिखाना। तो ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है, पता रहे कि फ्रांसीसी गणराज्य का एक व्यक्तित्व है और जो कि फीमेल है, मेरियन है, स्वर्ण पदक है और लौ है। 3 चीजें हैं इस लोगो में। पैरालंपिक और ओलंपिक दोनों में ये इस्तेमाल किया गया है, इन तीनों को पता रहे, बिल्कुल स्पेशली ध्यान रहे। और अब बात आए शुभंकर की, तो शुभंकर जो है ओलंपिक फ्रीज है। क्या है? ये है ओलंपिक फ्रीज, इसी को हम बोलते हैं फ्रीजियन कैप, फ्रीजियन कैप बोलते हैं। ये लाल रंग की आप देख रहे हैं, एक कैप की तरह, एक टोपी की तरह है, फ्रीजियन कैप इसको बोलते हैं। ये फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इस प्रकार की कैप पहनने वाले व्यक्ति क्रांतिकारी रूप के रूप में जाने जाते थे, अधिकारों को लेकर के। एक प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे बात आती है, ओलंपिक फ्रीज को नीले, सफेद और लाल फ्रांस के प्रसिद्ध तिरंगे झंडे के रंगों में सजाया गया है। तो यहाँ पे नीला भी दिख जाएगा, व्हाइट भी दिख जाएगा और लाल भी दिख जाएगा। 3 रंग मुख्य रूप से इस कैप में, इस शुभंकर में दिखाई देंगे। मुख्य रूप से जो होगा वो लाल होगा। आदर्श वाक्य 2024 के पेरिस ओलंपिक का, अलोन वी गो फास्टर बट टुगेदर वी गो फर्दर। अकेले हम तेज आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एक साथ मिलकर बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। उसका भावार्थ ये है। अब उसके बाद पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की स्थिति बात करें, तो भारत में जो उद्घाटन समारोह हुआ उसमें, मतलब भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, 2 बार से पदक इन्होंने पिछले ओलंपिकों में हासिल किया था। अजंता शरत कमल, अब आप में से कोई पूछे कि अजंता शरत कमल कौन है, तो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। हो सकता है सवाल आ जाए कि यार अजंता शरत कमल कौन है, या शुरू में ध्वजवाहक कौन था उद्घाटन समारोह में, इस तरह के सवाल आते हैं। फिर उसके बाद समापन समारोह में कौन था, तो पी आर श्रीजेश और मनु भाकर। तो अब पी आर श्रीजेश कौन है? पी आर श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर है। तो भारतीय हॉकी टीम पिछले 2 ओलंपिक से अच्छा प्रदर्शन कर रही है, पदक भी लेके आ रही है। और मनु भाकर जिन्होंने 2 पदक जीते थे शूटिंग में। आइए जानकारी वो भी इकट्ठी करते हैं। नीरज चोपड़ा नाम आपको पता ही होगा, भाला फेंक प्रतियोगिता में रजत जीता, पिछली बार गोल्ड जीता था इन्होंने। उम्मीद थी ये भी गोल्ड जीतेंगे, लेकिन इस बार रजत जीता है। मनु भाकर कांस्य पदक जीता है महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। और एक और जीता इन्होंने, सरबजोत सिंह के साथ कांस्य जीता 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में। और स्वप्निल कुसाले कांस्य जीता पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। फिर उसके बाद भारतीय हॉकी टीम कांस्य पदक पुरुष हॉकी। और उसके बाद अमन सहरावत कांस्य पदक कुश्ती पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में। तो कितने नाम हो गए, कितने पदक हो गए, किस किस खेल में हुए, क्या उपलब्धि रही, पता होना चाहिए। ये तो भारत के स्तर पे बात रही, लेकिन दुनिया के स्तर पर कौन क्या परफॉर्म कर रहा था। अमेरिका 40 स्वर्ण पदक, रजत पदक 44, कांस्य पदक 41, कुल 125। चीन 40, 27,
2491। फिर उसके बाद जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत का नंबर जो रहा स्थान आपको दिख रहा होगा 5वें में, लेकिन है ये 71वां। पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जापान, चौथा ऑस्ट्रेलिया। ऐसे नाम है जो नाम दुनिया भर की खबरों में या दुनिया भर में हमेशा प्रमुख नामों में से एक रहे हैं, और वो नाम यहां भी दिखाई देते हैं। चलिए अब उसके बाद टेनिस का गोल्डन स्लैम, ग्रैंड स्लैम तो आपने सुना है, 4 प्रतियोगिताएं जो होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में होती है, लंदन में होती है, फ्रांस में होती है, यूएस में होती है, फ्रांस में पेरिस में। वो 4 ग्रैंड स्लैम के अलावा जब कोई और एक अलग से एकल में एक और पदक जीतता है, ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतता है, तो कहा जाता है कि उसने गोल्डन स्लैम अर्जित कर लिया। गोल्डन स्लैम कब अर्जित होता है? चारों ग्रैंड स्लैम जीते हों और साथ में ओलंपिक में उसने कर लिया स्वर्ण पदक हासिल, तो क्या हो गया? गोल्डन स्लैम। तो गोल्डन स्लैम क्या है ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। और 4 ग्रैंड स्लैम कौन से मैंने आपको बताया था, ऑस्ट्रेलिया में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, फिर उसके बाद विंबलडन होता है लंदन में, फिर यूएस ओपन। 4 होते हैं, ये ग्रैंड स्लैम है, साल में 4 बार। फिर उसके बाद अब यहां पे बात आती है, किसने जीता है गोल्डन स्लैम? नोवाक जोकोविच। अब नोवाक जोकोविच कहां से हैं? ये सर्बिया से हैं। इन्होंने तो यह जीत लिया, हरा दिया अल्काराज को। अब हराने के बाद मुख्य बात यह रही कि 2024 में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की, गोल्डन स्लैम की। तो गोल्डन स्लैम और किसी ने हासिल किया है, और भी नाम है। 2012 सेरेना विलियम्स ने यूएसए की है, 2010 राफेल नडाल स्पेन, 1999 आंद्रे अगासी संयुक्त राज्य अमेरिका, और 1988 स्टेफी ग्राफ। तो 3, 2, 5 और एक जिसमें से फीमेल। ठीक है, चलिए अब टाइफून गेमी, हिंद महासागर क्षेत्र में जब कोई चक्रवात आता है तो उसे हम साइक्लोन कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में उसका अलग अलग नाम है। तो कई उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपने अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अब इसको टाइफून कहा जा रहा है। ये टाइफून कहाँ आया? पूर्वी चीन, ताइवान, फिलीपींस, यानी कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में। तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में आने वाले चक्रवात को हमने क्या कहा? टाइफून कहा। और इसका एक नाम दिया गया है टाइफून गेमी। ठीक है, अब टाइफून गेमी कहां प्रभावित करने वाला रहा? चीन, ताइवान, फिलीपींस। तो सवाल इन शहरों से जोड़ के आ सकता है, किन देशों को प्रभावित किया, नाम क्या है, कहां पे आया था, टाइफून का नाम क्या है। ठीक है, अब उसके बाद ये टाइफून क्या है? एक तरह का तूफान। अलग अलग क्षेत्रों में कहा अलग अलग नाम है, हरिकेन भी बोला जाता है कहीं पे इसको टाइफून कहा जाता है, कहीं पे चक्रवात, जगह के नाम से। जैसे चीन सागर और प्रशांत महासागर में टाइफून हो गया, हरिकेन वेस्ट इंडियन आइलैंड, कैरेबियन सागर, अटलांटिक महासागर, टॉर्नेडो पश्चिमी अफ्रीका का अग्नि क्षेत्र, विली विलीज उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हिंद महासागर में। अंदर इसके लो प्रेशर होता है। चक्रवात के लिए हम देखा जाए तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, भूमध्य रेखा से हम 5 डिग्री अक्षांश उत्तर और दक्षिण से थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है मुख्य रूप से वहीं पे ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं। और कुछ इस प्रकार से जो हम देखें कि भूमध्य रेखा के उत्तर में ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं और उसके दक्षिण में ये क्लॉकवाइज होते हैं। तो अब बात ये आती है कि आपको ये बात पता रहे कि चक्रवात होता क्या है, अलग अलग नाम क्यों हैं, किस क्षेत्र से कौन सा नाम जुड़ा हुआ है, कौन सा प्रेशर होता है सेंटर में, और इसके अलावा ये क्या है? मुख्य रूप से एक तूफान है। और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं। अभी आने वाले सेशन में हम उस पर भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अब मेरे आपसे कुछ सवाल है, सवाल आपसे कुछ इस प्रकार से हैं, आप अगर आपको जवाब याद हो तो आप मुझे कमेंट करके बताते जाइएगा। जैसे कि पहला सवाल है, मैं यहीं से जो सेशन हमने आज देखा है वहीं से शुरू करता हूं। मैंने आपसे कहा था कि विश्व धरोहर स्थल जो है वो अभी हाल ही में एक नया जुड़ा है, वो कौन सा है और किस किस राज्य में उससे वह धरोहर स्थल के जो जगहें हैं कहां कहां किस किस राज्य में है। ठीक है, फिर उसके बाद एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जो एक अनाज एटीएम की शुरुआत की गई है वो अनाज एटीएम कहां पे है? तो 44वां धरोहर स्थल, धरोहर स्थल मतलब विश्व धरोहर स्थल। दूसरा सवाल है
अनाज, एटीएम। तीसरा सवाल है पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक में जो आदर्श वाक्य था वो क्या था, और इसका शुभंकर का क्या नाम, यानी कि मस्कट का नाम क्या था और उसके कलर कौन कौन से उसके अंदर थे। फिर उसके बाद और सवाल है, कम से कम 5 सवाल मैं आपसे पूछूंगा। कुछ सवाल तो मैंने बीच बीच में भी आपसे पूछे हैं, जैसे कि 2+2 जो बैठक होती है भारत की, किन किन देशों के साथ में होती है और पहली किसके साथ में हुई थी। फिर उसके बाद कुछ और पूछूंगा, भारत को पेरिस ओलंपिक में कितने पदक मिले हैं, पेरिस ओलंपिक में। कितने पदक भारत को मिले हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे सवाल हैं, अगर आप पूरा सेशन आपने देखा होगा तो आपको इन सारे सवालों के जवाब पता होंगे। मैं आपसे फिर भी कहूंगा, ये सेशन एक बार देख लिया है, एक बार और देखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। चाहे जितनी बार देखेंगे उतना फायदा होगा। स्पीड को अपने हिसाब से आप बढ़ा भी सकते हैं, अगर किसी को कम लग रहा हो तो 1.5 1.75 2 तक अपने हिसाब से आप बढ़ा के देख सकते हैं। अभी आगे आने वाले सेशन में अगले महीने की बात होगी, फिर उसके अगले महीने की, और इसी तरह से हम बीते एक साल का यानी कि अगस्त 2024 से अभी 25 तक का पूरा कवर करेंगे, और उसके बाद हर महीने मुलाकात होगी जैसा कि मैंने आपसे बताया था। और ये रिवीजन सीरीज आपकी पीसीएस हो या कोई परीक्षा जहां पे करंट अफेयर है उसके लिए फायदेमंद रहने वाली है, इसीलिए इसका नाम क्या है, टारगेट पीसीएस। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।